तो बात करते हैं राइट ऑफ बेली की। बेली को डिफरेंट तरह के राइट हैं। पहला है बिल्डर की ड्यूटी को इन्फोर्स करवाना। अगर बिल्डर ने बेली के पास कोई वस्तु छोड़ी है और उसके ऊपर खर्चा होना है तो बिल्डर को वो खर्चे पे करने चाहिए। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू वन सेवरल जॉइंट बिल्डर। अगर एक से ज़्यादा बिल्डर हैं तो आप किसी को एक को भी अगर वस्तु डिलीवर कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि सबको वस्तु डिलीवर हो गई है। और अगर आपके पास गुड टाइटल की वस्तु नहीं आई है, गुड टाइटल का मतलब है कि ऐसी वस्तु छोड़ी है जो चोरी की हुई है, तो आप उस वस्तु को ट्रू ऑनर को या फिर वापस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के ऊपर केस करना या फाइल टू स्यूट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स बेल्ट, यानी जो भी बिल्ली के पास वस्तु छोड़ी गई है अगर उसका टाइटल सही नहीं है तो उसके बदले अगर कोर्ट में बेली केस कर सकता है और जिसकी भी वो वस्तु है वो राइट ऑनर को वस्तु वापस कर सकता है। अगर चोरी की गई वस्तु सामने वाले व्यक्ति के पास बेलमेंट में छोड़ी है तो वो राइट ऑनर को वस्तु लौटा सकता है। राइट टू फाइल स्वीट अगेंस्ट टू रॉन्ग डिकोर। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ किसी को डिलीवर की गई है तो उसके बदले वो कंपनसेशन का डिमांड क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ लियन। अगर बिल्ली की पेमेंट नहीं हुई है तो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हुई हो। पार्टिकुलर लियन ही बेलमेंट में होती है, जनरल लियन नहीं कर सकते हैं। बात है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं? अगर बेलमेंट में ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है जो टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। या बेली ने मिसयूज ऑफ गुड्स किया है तो टर्मिनेट हो सकती है। अगर जहाँ पे ग्रेट्यूटियस बेलमेंट होती है यानी विदाउट कंसिडरेशन कोई बेलमेंट है तो बेलमेंट को बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम आप टर्मिनेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड से पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसके बदले बिल्ली को किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बिल्डर को कंपनसेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ बिल्ली की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस करें और बिल्डर की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस ले लें। तो एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम पे भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है और जिस ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपने वस्तुओं को छोड़ा होता है अगर वो पूरा हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने सूट स्टिचिंग के लिए छोड़ा है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है यानी कि ऐसी बेलमेंट जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हुआ है यानी कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर बेलर और बेले की उसमें डेथ हो जाती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बेलमेंट का चैप्टर हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्लेज का रहेगा और उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। तो बात करते हैं राइट ऑफ बेली की। बेली को डिफरेंट तरह के राइट हैं। पहला है बिल्डर की ड्यूटी को इन्फोर्स करवाना। अगर बिल्डर ने बेली के पास कोई वस्तु छोड़ी है और उसके ऊपर खर्चा होना है तो बिल्डर को वो खर्चे पे करने चाहिए। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू वन सेवरल जॉइंट बिल्डर। अगर एक से ज़्यादा बिल्डर हैं तो आप किसी को एक को भी अगर वस्तु डिलीवर कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि सबको वस्तु डिलीवर हो गई है। और अगर आपके पास गुड टाइटल की वस्तु नहीं आई है, गुड टाइटल का मतलब है कि ऐसी वस्तु छोड़ी है जो चोरी की हुई है, तो आप उस वस्तु को ट्रू ऑनर को या फिर वापस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के ऊपर केस करना या फाइल टू स्यूट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स बेल्ट, यानी जो भी बिल्ली के पास वस्तु छोड़ी गई है अगर उसका टाइटल सही नहीं है तो उसके बदले अगर कोर्ट में बेली केस कर सकता है और जिसकी भी वो वस्तु है वो राइट ऑनर को वस्तु वापस कर सकता है। अगर चोरी की गई वस्तु सामने वाले व्यक्ति के पास बेलमेंट में छोड़ी है तो वो राइट ऑनर को वस्तु लौटा सकता है। राइट टू फाइल स्वीट अगेंस्ट टू रॉन्ग डिकोर। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ किसी को डिलीवर की गई है तो उसके बदले वो कंपनसेशन का डिमांड क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ लियन। अगर बिल्ली की पेमेंट नहीं हुई है तो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हुई हो। पार्टिकुलर लियन ही बेलमेंट में होती है, जनरल लियन नहीं कर सकते हैं। बात है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं? अगर बेलमेंट में ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है जो टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। या बेली ने मिसयूज ऑफ गुड्स किया है तो टर्मिनेट हो सकती है। अगर जहाँ पे ग्रेट्यूटियस बेलमेंट होती है यानी विदाउट कंसिडरेशन कोई बेलमेंट है तो बेलमेंट को
बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम आप टर्मिनेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड से पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसके बदले बिल्ली को किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बिल्डर को कंपनसेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ बिल्ली की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस करें और बिल्डर की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस ले लें। तो एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम पे भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है और जिस ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपने वस्तुओं को छोड़ा होता है, अगर वो पूरा हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने सूट स्टिचिंग के लिए छोड़ा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ग्रेट्यूटियस पेमेंट है, यानी कि ऐसी पेमेंट जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, यानी कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर बेलर और बेले की उसमें डेथ हो जाती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बेलमेंट का चैप्टर हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्लेज का रहेगा और उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है बेलमेंट और प्लेज। इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं मीनिंग ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड बेलर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर करना। बेलमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करता है फॉर द पर्पस ऑफ ए कम्प्लीट या फिर रिटर्न समथिंग, या फॉर सेविंग पर्पस आप बेलमेंट करते हो, या तो उस चीज़ में कोई अल्ट्रेशन आप करवाते हो, या तो आप सेफ कस्टडी के लिए किसी दूसरे के पास छोड़ते हो। तो वो सारा का सारा प्रोसेस बेलमेंट का रहता है। द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स टू अदर, उसको हम बेलर कहते हैं, जो वस्तुओं को देता है। और जिसके पास वस्तुएं छोड़ी जाती है उसको बेली कहा जाता है। और इन दोनों की ट्रांजैक्शन को बेलमेंट कहा जाता है। गुड्स आर डिलीवरली कंडीशनली टू द बेली, जो गुड्स है वो किसी कंडीशन के आधार पर आप डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रेशन की बात करें, जो कपड़े हम अल्टर करने के लिए छोड़ते हैं तो वो कंडीशन है कि आपको अल्टर करना पड़ेगा, तो किसी कंडीशन के आधार पर हम छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ द गारमेंट्स टू ड्राई क्लीन, जब हम ड्राई क्लीन करवाते हैं तो अपने गारमेंट्स जब ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ड्राई क्लीन करनी है और उसके बदले हमने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे एक पर्पस है, ड्राई क्लीन करने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से वस्तु हम टेलर के पास स्टिचिंग के लिए छोड़ते हैं, क्लॉथ्स एंड कार को रिपेयर करने के लिए छोड़ते हैं। और ए डिलीवरी पीस ऑफ क्लॉथ टू टेलर, टेलर के लिए स्टिचिंग के लिए कपड़े छोड़ते हैं हम। हायरिंग ए बाईसाइकिल फॉर द फ्रेंड्स डिलीवरिंग टू वॉच फॉर फेयर, हम या तो फ्रेंड्स के से कोई बाईसाइकिल हायर करते हैं, अपने घड़ी रिपेयर के लिए करने के लिए छोड़ते हैं, और या अपना घोड़ा जो है अपने फ्रेंड के लिए राइडिंग के लिए देते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल बेलमेंट के हैं। बेलमेंट में क्या क्या एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो एसेंशियल एलिमेंट है बेलमेंट में, एक तो मैंने कहा दो पार्टी होती है, बेलर एंड बेली। बेलर वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं को छोड़ता है, और बेली वो व्यक्ति होता है जिसके पास वस्तुएं छोड़ी जाती हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट, इसमें एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं को डिलीवर करना, तो बेलर यहाँ बेली के पास वस्तुओं को छोड़ेगा। कोई ना कोई पर्पस रहता है डिलीवरी का, या तो आप स्टिचिंग के लिए छोड़ोगे, या तो आप अपने दोस्त को हॉर्स राइडिंग के लिए दे रहे हो, या तो वॉच रिपेयर के लिए दे रहे हो, तो ये पर्पस हो सकता है। और रिटर्न ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स, यानी कि आपको वास्तव में बाद में अपनी वस्तु वापस मिल जाएगी, या तो सेम कंडीशन में, या तो उसकी अल्ट्रेशन के बाद आपको मतलब चेंजिंग के दौरान वही वस्तु सेम मिलेगी। अब कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट है जिसकी बात करते हैं, जो बेलमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात होती है कॉन्ट्रैक्ट की। बेलमेंट में बेलर और बेले के बीच कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि आप वस्तुओं का डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की डिलीवरी हो सकती है, एक तो है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरा है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, जब हम फिजिकल गुड्स को हैंड ओवर करते हैं, यानी फिजिकल वस्तुओं को देते हैं, उसको हम एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। जैसे वॉच रिपेयर के लिए दे रहे हैं तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होती है, जहाँ पे फिजिकल हैंड ओवर नहीं करते हैं वस्तुओं को, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट या फिर की होगी वो हैंड ओवर करते हैं। जैसे गाड़ी की हैंड ओवर करना, या गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना, गोदाम के की हैंड ओवर करना, तो ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का एग्जांपल है। पर्पस, यानी कि बेलमेंट किसी न किसी पर्पस से होगी। जैसे हम सूट स्टिच करने के लिए दे रहे हैं तो पर्पस स्टिचिंग है, वॉच रिपेयर के लिए दे रहे हैं तो पर्पस क्या है, रिपेयर है। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेम ही हमें गुड्स रिटर्न होने चाहिए, जो गुड्स हमने दिए वो सेम गुड्स रिटर्न होने चाहिए। एंड रिटर्न आपकी मतलब वर्किंग के बाद, मतलब रिपेयर करने के बाद आपकी रिटर्न जो है कंप्लीट मानी जाएगी। कार रिपेयर के बाद ही आपकी रिटर्न कंप्लीट मानी जाएगी।
द सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न, यानी जो वस्तु आपने दी है वो सेम ही वापस आपको मिलनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने ये बहुत बड़ा एक बेस्ट एलिमेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जो बेलमेंट में एक फैक्टर पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बेलमेंट होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेलमेंट नहीं होती है। और मनी जो है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बेलमेंट में नहीं आती है। जो भी हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं वो बेलमेंट का पार्ट नहीं होता है। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो इधर से उधर हम लेके जा सकते हैं वो बेलमेंट में आती है। मनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बेलमेंट का पार्ट नहीं है। टेम्परेरी डिलीवरी, यानी डिलीवरी जो है वो परमानेंट नेचर की नहीं होती है। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप वस्तुओं को वापस कर लेते हैं। कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट में। अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए राइडिंग के लिए हॉर्स दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके बदले पैसे लेंगे। सिर्फ कुछ ही केसेस में कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। बेलर और बेली की जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केसेस में कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सम केसेस में कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे आपने कोई वॉच रिपेयर करने के लिए दी है तो आपको आपकी रिपेयरिंग आपके लिए कंसिडरेशन हो सकती है, और पेमेंट जो है दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन हो सकती है। ओके, एक पार्टी के लिए रिपेयरिंग कंसिडरेशन है, दूसरे पार्टी के लिए पैसे जो है कंसिडरेशन है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपको समथिंग इन रिटर्न, कुछ जो आपने दिया है उसके बदले आपको रिटर्न कुछ मिले, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर बैंक में आपने पैसा जमा करवाया है तो ज़रूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन जो है वो बेलमेंट के पार्ट हो, क्योंकि आपको जब रिटर्न में पैसा मिलेगा वो सेम करेंसी में नहीं मिलेगा। आप बैंक में जमा करवा रहे हैं तो वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन बैंक में जमा करवाना ट्रांजैक्शन और बेलमेंट नहीं होता है, क्योंकि सेम आपको रिटर्न पैसे नहीं होते हैं। डिलीवरी ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर टेलर, अगर टेलर के लिए आप स्टिचिंग के लिए वस्तुएं दे रहे हैं तो वो आपका बेलमेंट का पार्ट है। उसी तरह से ए डिलीवर हिज स्कूटर टू बी एंड द ऑनर ऑफ द सर्विस स्टेशन, अगर आप किसी बी के पास सर्विस स्टेशन के लिए स्कूटर छोड़ रहे हो तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का हो सकता है ए और बी में। उसी तरह से ज्वेलरी आप ज्वेलरी एक एक लेडी हैंड ओवर कर रही है ज्वेलरी, ओल्ड ज्वेलरी उसको मेल्ट करके न्यू बनानी है, तो वो भी बेलमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बेलमेंट, ये पेपर में भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। टाइप ऑफ बेलमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है बेनिफिट के आधार पे बेलमेंट, दूसरा होती है रिवार्ड या कंसिडरेशन के आधार पे या प्रतिफल के आधार पे बेलमेंट। जो आपकी बेनिफिट के आधार पे बेलमेंट है तो वो तीन प्रकार की होती है। पहला आता है बेलर, जब बेनिफिट सिर्फ बेलर को होता है। दूसरा आता है जब बेनिफिट बेली को होता है। और म्यूचुअल बेनिफिट, जब दोनों ही पार्टी को, बेलर और बेली दोनों को ही बेनिफिट रहता है, तो उसे हम बेनिफिट के आधार पे बेलमेंट कहते हैं। और रिवार्ड और कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के आधार पे पेमेंट क्या होती है, जब आप विदाउट मनी या मनी के आधार पे कोई लेन देन करते हैं तो वो कंसिडरेशन के आधार पे पेमेंट होती है। जहाँ पे मुद्रा का लेन देन होता है या बिना मुद्रा के लेन देन वाले पेमेंट हो सकते हैं। हम वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके डिफरेंट पार्टीज के लिए बेनिफिट के आधार पे बेलमेंट होती है। तो फर्स्ट वन आता है बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर अलोन। यहाँ पे क्या है, जो बेलर अकेला व्यक्ति है उसी को ही बेनिफिट हो रहा है, बेली को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जब आप किसी की सेफ कस्टडी में अपनी चीज़ों को आप जमा करवाते हैं या अपनी चीज़ों को रखते हैं, खासकर बेलर जब अपने कोई स्कूटर अपने फ्रेंड के पास रख रहा है तो यहाँ पे सिर्फ बेलर का ही बेनिफिट हो रहा है, बेली का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जब पर्सन अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास विदाउट एनी रिवॉर्ड यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई चीज़ सेफ कस्टडी में रखता है तो उसको बेलर बेनिफिट के बेलमेंट कहा जाता है। चाहे वो स्कूटर है या अदर चीज़ें हैं, अपने दोस्त के पास आप रख रहे हो सेफ कस्टडी के लिए, तो उसे बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर कहा जाएगा। सेकंड आ जाता है बेली के बेनिफिट के आधार पे बेलमेंट करना। तो बेली के आधार पे मतलब ऐसा व्यक्ति जैसे आपकी कोई बुक्स है, आपका फ्रेंड आपसे ले जाता है तो आप बेलर हैं और बेली जो है वो मैं होंगी, क्योंकि मैं लेके जा रही हूँ, जनरल सी बात है। तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट है क्योंकि मैं उस बुक को यूज़ करूँगी। सो ए बोरो बी बुक फॉर द बिग, अगर मैं किसी से कोई बोरो कर रही हूँ चीज़ उधार पे कुछ महीने के लिए, वीक के लिए, तो वहाँ पे मेरा बेनिफिट होगा, तो यहाँ बेली को बेनिफिट हो रहा है। थर्ड आ जाता है म्यूचुअल बेनिफिट, जहाँ पे बिल्डर और बिल्ली दोनों को ही बेनिफिट होता है। जब मैं वॉच को रिपेयर के लिए छोड़ रही हूँ तो इसमें रिपेयर करके वॉच मेरी ठीक हो जाएगी और मैं उसके बदले कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी को दूंगी। या मैं टैक्सी हायर कर रही हूँ बी से, तो बी को मैं पैसे दूंगी और टैक्सी से मुझे कन्वीनियंस और सुविधा मिल रही है अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए।
या मैं रेडियो रिपेयर करने के लिए छोड़ रही हूँ, तो रेडियो मेरा रिपेयर हो जाएगा और उसके बदले मैं कंसिडरेशन दूँगी। तो ये तो बात होगी बेनिफिट के आधार पे। अब बात करते हैं रिवॉर्ड या कंसिडरेशन के आधार पे कौन-कौन सी पेमेंट होती है। एक होती है ग्रेट्यूटियस पेमेंट यानी विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरी होती है नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट जो कंसिडरेशन के आधार पे है। ग्रेट्यूटियस पेमेंट क्या होती है? जब हम कोई काम बेलर जब वस्तुओं को बेली के पास छोड़ता है तो विदाउट कंसिडरेशन या कोई रिवॉर्ड या कंसिडरेशन नहीं देता है उसके बदले, तो उसे हम ग्रेट्यूटियस पेमेंट कहते हैं। ठीक है। जब हम स्टेशन पे जाते हैं, कोई साइकिल हम किसी की कस्टडी के पास छोड़ रहे हैं, उसके बदले हम कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो वो ग्रेट्यूटियस पेमेंट होगी। ग्रेट्यूटियस पेमेंट खासकर हम अपने रिलेटिव या अदर पर्सन के पास कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, उसके बदले हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, कोई रिवार्ड नहीं हम देंगे, तो वो ग्रेट्यूटियस पेमेंट का ही पार्ट होता है। हाँ, लेकिन ग्रेट्यूटियस पेमेंट को हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं एनी टाइम, क्योंकि इसमें अगर हमारा जो वैलिड कॉन्टैक्ट हुआ है जिसमें कि बेली का लॉस होता है और हम प्रीमैच्योर टर्मिनेट कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये जो लॉस है दे वॉन बाय द बेली नॉट टू द बेलर। ठीक है। यहाँ पे जब ग्रेट्यूटियस पेमेंट होती है उसकी भरपाई बेलर नहीं कंपनसेट करता है, तो ये आपने ज़रूर समझना है। नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट क्या होती है? जो विद रिवॉर्ड या विद कंसिडरेशन के साथ होती है। हम कोई काम करवाते हैं, उसके बदले दूसरी पार्टी को कोई रेम्यूनरेशन या पेमेंट देंगे। अगर हम वॉच रिपेयर कर रहे हैं, उसके बदले हम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट होती है। अगर नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो यहाँ बिलर को कंपनसेट करना पड़ता है। अगर बिलर को कोई नुकसान बिलर की वजह से हो रहा है, तो यहाँ बिलर को पेमेंट देनी पड़ेगी। तो नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट के ये कैरेक्टर हैं। हम दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। ग्रेट्यूटियस पेमेंट और नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। ग्रेट्यूटियस पेमेंट में किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं होता है बिल्डर और बेली के बीच, जबकि नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में म्यूचुअल बेनिफिट रहता है बिल्डर और बेली का। जैसे वॉच रिपेयर करना आपका नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट है। ग्रेट्यूटियस पेमेंट में एक्सक्लूसिव बेनिफिट होता है बेलर या बेली को, यानी कि या तो बेलर को बेनिफिट होगा या तो बेली को बेनिफिट होगा एक टाइम पे। जबकि नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में म्यूचुअल बेनिफिट सिमिलटेनियसली होता है, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में जब हम करते हैं तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को बेनिफिट होता है। ग्रेट्यूटियस पेमेंट की बात करें तो बेलर किसी चीज़ के लिए बेली के लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा। ओके। अगर कोई चीज़ डिफेक्ट पाई जाती है, जबकि नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में बेलर जो है वो बेली के लिए लाइबल होता है। अगर चीज़ें बेली को किसी तरह का लॉस होता है डिफेक्टिव चीज़ से, या किसी तरह का भी लॉस होता है जो चीज़ उसके पास से छोड़ी है, तो यहाँ बेलर लाइबल होगा। अगर ग्रेट्यूटियस पेमेंट में बेलर ड्यूटी की बात करें तो बेलर मस्ट रिपे द बेली ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस विच इज बेली ऑलरेडी इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट। बेलर ने अगर कोई चीज़ बेली के पास छोड़ी है और बेली ने किसी तरह का खर्चा किया है उसमें, तो यहाँ पे बेलर को बेली को पैसे देने पड़ेंगे। नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में क्या होता है कि बेलर मस्ट रिपे द बेली ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विच द बेली हैज ऑलरेडी इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट। बेलर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली को देगा जो पेमेंट के पर्पस के लिए रखे हुए हैं। ग्रेट्यूटियस पेमेंट का पीरियड जो होता है वो कभी भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड पर्पस से पहले आप कभी भी अपनी चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट को अगर टर्मिनेट करेंगे टाइम पीरियड से पहले, तो उसके लिए आपको मतलब उसके लिए बिलर रिस्पॉन्सिबल होगा और बिली को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और ग्रेट्यूटियस पेमेंट में अगर बात करें हम अगर बेलर और बेली की डेथ की, तो ये कभी भी टर्मिनेट हो सकता है अगर बेलर और बेली की डेथ हो जाएगी। और नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट में ये बेलर और बेली की डेथ पर टर्मिनेट नहीं होता है। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर कौन होता है? जो अपनी वस्तुओं को छोड़ देता है उसको हम बेलर कहते हैं। उसकी क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो वस्तुओं की बेलमेंट करता है, उसको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। पहला आता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। जो भी चीज़ उसने बेली के पास दी है उसके हर फॉल्ट के बारे में बताया जाए, हर तथ्यों के पहलू के बारे में बताया जाए कि कितना रिस्की जो है वो ऑब्जेक्ट है या कंटेंट उसके पास छोड़ा हुआ है। अगर घोड़ा छोड़ा है, अगर वो मारता है तो उसको पहले ही बता देना चाहिए कि घोड़ा मारता है, ये नुकसान कर सकता है।
तो उसे सारे तथ्य बताने चाहिए। सेकंड, ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस, जो भी आप बेलमेंट कर रहे हो अगर उसके ऊपर कोई खर्चा होने वाला है तो बेली को उस खर्चे की पेमेंट करें, तो ये बेलर की ड्यूटी बनती है। सेकंड, नॉन ग्रेट्यूटियस बेलर, अगर आप नॉन ग्रेट्यूटियस पेमेंट कर रहे हैं यानी विद कंसिडरेशन कोई पेमेंट हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उसको बेली को पे करें। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली, यानी कि ग्रेट्यूटियस पेमेंट है तो may be terminated by bailor to any time, but even before the specified period, in case bailor is bound to indemnify the bailee if the loss suffered by bailee due to the premature termination exceed the benefit derived by him। अगर आपने ग्रेट्यूटियस पेमेंट की है, ग्रेट्यूटियस पेमेंट का मतलब है विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई पेमेंट की है और आप स्पेसिफाइड पीरियड से पहले ही टर्मिनेट कर रहे हैं और बेली का लॉस हो रहा है, तो बेलर को उसको कंपनसेट करना चाहिए। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली अगेंस्ट टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर, इफ द टाइटल बेलर इज डिफेक्टिव, यानी जो भी चीज़ उसने छोड़ी है वो डिफेक्टिव है, तो और बेली को उसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो बेली को बेलर को पैसे देने चाहिए या फिर कंपनसेशन देना चाहिए, इंडेमनिटी देनी चाहिए, क्योंकि टाइटल जो है, जो चीज़ छोड़ी थी उसका डिफेक्टिव टाइटल था। ड्यू टू द रिसीव बैक ऑफ द गुड्स, व्हेन द बेली रिटर्न गुड्स अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ द पेमेंट द बेलर बॉन्ड टू रिसीव इट बैक, मतलब जब भी आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है बेलमेंट का, आपको वस्तु लेने का अधिकार है और आपको बेली से वस्तु लेनी चाहिए। ड्यूटी टू वियर द नॉर्मल रिस्क, मतलब बेलर ने जो भी वस्तु छोड़ी है और जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है बेली को, तो उसकी भरपाई जो है वो बेलर को करनी चाहिए। तो ये ड्यूटीज बन जाती हैं। For example, A deliver a cow to B and incur 100 in feeding expenses and 200 to medical expenses with the cow sick and A is liable to the 300। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो भी expenses हुए हैं, considerations हुई है, वो 300 की हुई है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो होगा वो 300 के लिए liable होगा। ओके, if A is a gratuitous payer and he is bound to pay 200 to B if it is a non gratuitous payer, अगर वो gratuitous payer है तो यहाँ पे 200 पे करने के लिए लायक है, अगर नॉन ग्रेट्यूटियस है तो 300 वहाँ पे पे करने पड़ेंगे। X lend a horse to buy, which X did not know about the BCS and horse run away and buy is thrown and injured. X is not liable if it is a gratuitous owner. X is liable is the non gratuitous owner। अगर आपके कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तब तो आप लाइबल हो, अगर कंसिडरेशन उस हॉर्स के दौरान मतलब जो भी बेलमेंट हुई है नहीं इन्वॉल्व, तो आप उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, यानी नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है तब आप लाइबल होंगे, अगर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है तब आप लाइबल नहीं होंगे। सेकंड आता है ए डिलीवर द स्कूटर टू फ्रेंड टू बी फॉर द बी पर्सनल यूज एंड बी गॉट द पेट्रोल टैंक फिल्ड इन द नेक्स्ट डे एंड ए डिमांडेड बैक टू स्कूटर फ्रॉम बी, नाउ बी मे गेट टू कंपनसेशन टू ए प्राइस ऑफ द पेट्रोल। आपने अपने दोस्त को स्कूटर दिया, उसने स्कूटर में पेट्रोल भरवाया और नेक्स्ट डे आपने स्कूटर की डिमांड कर ली कि वापस दे दें, तो जो भी पेट्रोल भरवाया है उसके लिए वो डिमांड कर सकता है कि पेमेंट की। X found a watch to deliver to buy safe custody and jet the true owner and sue by to watch and recover the compensation to him। X is found to indemnify loss suffered by the buy। तो ये कहता है X found to watch and deliver to buy, X ने कोई वॉच फाइंड की और बाई को डिलीवर कर दी सेफ कस्टडी के लिए। जेड जो ट्रू ऑनर था एंड स्यू बाई वॉच एंड रिकवर द वॉच कंपनसेशन टू हिम, बाई ने जेड ने केस कर दिया बाई के ऊपर, सो जो भी केस का खर्चा होगा वो एक्स से रिकवर करने का अधिकारी बाई रहेगा। He lent a horse to B for 7 days. After the expiry of the 7th day, he refused to receive to back and after 2 days afterward agreed to get back. So B incurred 200 to feeding expenses and these 2 days he must to pay 200 to B। अगर टाइम पीरियड के बाद भी अगर वापस नहीं लेते हैं, ओवर टाइम पीरियड हो जाता है, उस टाइम पीरियड में जो भी खर्चा होगा वो बेलर को बेली को देना पड़ेगा। राइट ऑफ द बिलर, ठीक है, बिलर के क्या राइट बनते हैं। सो बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द बेली आर द राइट ऑफ द बिलर, जो ड्यूटी बेली की है वो राइट बिलर के बन जाते हैं एंड ही कैन इन्फोर्स द राइट अगेंस्ट टू द बेली। सो कौन कौन से राइट है, फर्स्ट आता है इन्फोर्समेंट द बेली ड्यूटीज, यानी बेली ड्यूटी के लिए इन्फोर्स करना। पहला आता है राइट टू क्लेम डिमेजेस लॉस कॉज टू द बेली नेग्लिजेंस, अगर बेली की लापरवाही से बेलर को कोई नुकसान हुआ है तो बेली से वो क्लेम डिमेजेस कर सकता है। सेकंड आता है राइट टू क्लेम कंपनसेशन टू एनी डिमेजेस अराइजिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द बेल्ड गुड्स, जो चीज़ आप बेलर ने जो चीज़ बेली के पास छोड़ी थी और बेली उसका मिस यूज कर रहा है तो वो उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है।
right to claim compensation to any loss caused to unauthorized mixing of goods by on goods। बेलर ने अगर वस्तु बेली के पास छोड़ी है और बेली ने उस चीज़ों में अपनी वस्तुएं मिला दी है या मिक्स कर दी हैं, तो जो भी लॉस होगा वो बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को। राइट टू डिमांड नेचुरल एक्रीशन ऑफ गुड्स बेल्ड, यानी कि आप नेचुरल, जो भी नेचुरल वास्तव में जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी उसी सिचुएशन में पाने के लिए वो डिमांड बेलर बेली से कर सकता है। राइट टू डिमांड रिटर्न द गुड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जैसे ही जितने टाइम के लिए आपने कोई वस्तु बेलमेंट में छोड़ी थी वो पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो आपको वापस वस्तु पाने का अधिकार है। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, अगर आपकी टर्म और कंडीशन को बेली फॉलो नहीं करता है या इनकंसिस्टेंट या अनयूज्ड, मतलब उसको गलत तरीके से यूज करता है चीज़ों को, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, वस्तुएं वापस ले सकते हैं। राइट टू डिमांड रिटर्न द गुड्स लैंड ग्रेट्यूटसली इफ द पेमेंट विदाउट एनी रिवॉर्ड, अगर विदाउट एनी रिवॉर्ड है तो आप एक्सपायरी पीरियड से पहले ही वस्तुओं की डिमांड वापस कर सकते हो, मतलब वस्तुएं जो है टाइम पीरियड से पहले ही वापस से ले सकते हो। राइट टू फाइल सूट एंगेज टू रॉन्ग ड्यूअर, अगर आप बेली जो है गलत तरीके से आपकी वस्तुओं का यूज कर रहा है तो बेलर यहाँ पे अगर और बेली मना कर रहा है वस्तु देने के लिए, तो बेलर यहाँ पे थर्ड पर्सन के ऊपर भी केस कर सकता है, जिसके कारण कोई मतलब उसके प्रोडक्ट को हार्म या फिर नुकसान पहुंचा हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ए बिल्ड 100 बैग ऑफ सीमेंट विद बी एंड वेयर हाउस कीपर फॉर सेफ कस्टडी, ए ने 100 बैग बी के वेयर हाउस में रखे सेफ कस्टडी में, एंड सी प्रिपेयर टू फेक डिलीवरी ऑर्डर 10 बैग क्लेम टू डिलीवरी फ्रॉम बी, सी ने फेक डिलीवरी बोला कि मुझे बी ने बोला है करने के लिए, हु डिलीवर टू सी इन गुड फेथ, यहाँ पे सामने वाले पार्टी ने गुड फेथ पे उसको डिलीवर कर दिया। नाउ ए फाइल ए स्वीट अगेंस्ट टू सी, ठीक है, जिसने अब यहाँ पे क्या है थर्ड पार्टी के ऊपर केस ए कर सकता है। थर्ड पार्टी कौन है? सी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उसके बैग लिए ना, तो ए सी के ऊपर केस कर सकता है। ए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, A give a horse on hire to B for on riding. B drive the horse in carriage and he can terminate the will. यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए दिया था लेकिन वो कैरेज के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ बेलमेंट टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट आता है, ए वाइल गोइंग टू अमेरिका एंड गिव की टू हॉर्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी ए मंथ, ही रिटर्न आफ्टर 20 डे, ही मे डिमांड टू रिटर्न द की, ओके, तो एंड इट्स मीन दैट कि एक महीने से पहले अगर वो वापस आ जाता है तो अपने वस्तुओं के की वो डिमांड कर सकता है, वापस ले सकता है। अब बात करते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली। बेली कौन होता है? जिसके पास हमने वस्तुएं छोड़ी होती है, उसकी क्या ड्यूटी बनती है? तो जो इसकी ड्यूटी है वो उसके सामने वाले की राइट होते हैं, यानी ड्यूटी ऑफ द बेली एंड द राइट ऑफ द बेलर सेम रहते हैं। ड्यूटी ऑफ द बेली क्या है? फर्स्ट ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम, यानी कि जो भी वस्तु उसके पास छोड़ी है उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, जो भी वस्तु उसके पास छोड़ी है उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, जो भी वस्तु बेलमेंट पे छोड़ी है उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट द मिक्स गुड्स बेल्ड विद द ऑन गुड्स, अपनी वस्तु के साथ वस्तुओं को मिक्स ना करें, अगर आपने मिक्स की है तो उसके लिए कंपनसेट करें। इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स द गुड्स बेलर इन ऑन गुड्स, अगर कंसेंट के थ्रू अगर मिक्स की है तब तो ठीक है, विदाउट कंसेंट अगर मिक्स की है तो यहाँ पे बेली बेलर के लिए कंपनसेट करेगा। व्हेन गुड्स आर मिक्स बाय बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, गुड्स आर नॉट सेपरेट, देन बेलर इंटाइटल गेट कंपनसेशन, अगर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकती है तो यहाँ बेलर बेली से कंपनसेशन लेगा। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, यहाँ बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू बेलर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिटर्न द नेचुरल एक्रेशन ऑफ द गुड्स, यानी जो नेचुरल चीज़ें थी वो ही रिटर्न होनी चाहिए। ड्यूटी नॉट टू सेटअप टू एडवर्स टाइटल, जो भी वस्तु बेलमेंट पे छोड़ी है उसका गलत इस्तेमाल या गलत एडवर्स टाइटल पे यूज बेली ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ए लैंड ए हॉर्स टू बी ऑन राइडिंग, बी अलाउ सी ए फ्रेंड टू बी टू राइड हॉर्स एंड सी राइड टू विद केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल इंजर्ड, बी इज लाइबल टू मेक कंपनसेशन ए इंजरी डन बाई हॉर्स। ए ने बी को हॉर्स दिया था राइडिंग के लिए एंड बी अलाउ अपने फ्रेंड को सी को दे देता है और वो कारणवश हॉर्स जो है वो इंजर हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनसेट ए बी के लिए करेगा।
उसी तरह से X bail 1 bag rice to buy and buy with the consent of X, mix the rice with the 3 bag on X and buy interest mixture proportion of the 1:3। तो ये आपकी वैलिड रहेगी, लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स यू कैन बी मिक्स द ऑन मटेरियल टू अदर, तो वो वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ मिक्स की आपने, अगर उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं तो बेली यहाँ पे बेलर को कंपनसेट। तो बात करते हैं राइट ऑफ बेली की। बेली को डिफरेंट तरह के राइट हैं। पहला है बेलर की ड्यूटी को इन्फोर्स करवाना। अगर बेलर ने बेली के पास कोई वस्तु छोड़ी है और उसके ऊपर खर्चा होना है तो बेलर को वो खर्चे पे करने चाहिए। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू वन सेवरल जॉइंट बेलर। अगर एक से ज़्यादा बेलर हैं तो आप किसी को एक को भी अगर वस्तु डिलीवर कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि सबको वस्तु डिलीवर हो गई है। और अगर आपके पास गुड टाइटल की वस्तु नहीं आई है, गुड टाइटल का मतलब है कि ऐसी वस्तु छोड़ी है जो चोरी की हुई है, तो आप उस वस्तु को ट्रू ऑनर को या फिर वापस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के ऊपर केस करना या फाइल टू सूट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स बेल्ट, यानी जो भी बेली के पास वस्तु छोड़ी गई है अगर उसका टाइटल सही नहीं है तो उसके बदले अगर कोर्ट में बेली केस कर सकता है और जिसकी भी वो वस्तु है वो राइट ऑनर को वस्तु वापस कर सकता है। अगर चोरी की गई वस्तु सामने वाले व्यक्ति के पास बेलमेंट में छोड़ी है तो वो राइट ऑनर को वस्तु लौटा सकता है। राइट टू फाइल स्वीट अगेंस्ट टू रॉन्ग डिकोर। अगर गलत तरीके से कोई चीज़ किसी को डिलीवर की गई है तो उसके बदले वो कंपनसेशन का डिमांड क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ लियन। अगर बिल्ली की पेमेंट नहीं हुई है तो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हुई हो। पार्टिकुलर लियन ही बेलमेंट में होती है, जनरल लियन नहीं कर सकते हैं। बात है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं? अगर बेलमेंट में ऐसा कोई इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है जो टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। या बेली ने मिसयूज ऑफ गुड्स किया है तो टर्मिनेट हो सकती है। अगर जहाँ पे ग्रेट्यूटियस बेलमेंट होती है यानी विदाउट कंसिडरेशन कोई बेलमेंट है तो बेलमेंट को बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम आप टर्मिनेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड से पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसके बदले बेली को किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ बेलर की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस करें और बेलर की ड्यूटी बनती है कि वस्तुओं को वापस ले लें। तो एक्सपायरी द पीरियड ऑफ टाइम पे भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है और जिस ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपने वस्तुओं को छोड़ा होता है अगर वो पूरा हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने सूट स्टिचिंग के लिए छोड़ा है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है यानी कि ऐसी बेलमेंट जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हुआ है यानी कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर बेलर और बेले की उसमें डेथ हो जाती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बेलमेंट का चैप्टर हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्लेज का रहेगा और उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे।